गुड इवनिंग बच्चों। चैप्टर सेकंड का मैंने परागकोश की संरचना के बारे में आपको बताया था। तो हमने पढ़ा था परागकोश में दो पालियां होती हैं और प्रत्येक पाली में दो प्रकोष्ठ होते हैं और ये प्रकोष्ठ जो होते हैं चार लघु बीजाणु धानियों में बाद में परिपक्वन के बाद परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पे परागकोश में हमने बड़े आकार की, जिनमें जीव द्रव्य संघन था, जो बड़े आकार की थी, उन कोशिकाओं को प्रसूप कोशिकाएं कहा था या हाइपोडर्मल कोशिकाएं कहा था। हाइपोडर्मल सेल्स कहा था मैंने इनको। ये कोशिकाओं का किस प्रकार परिणत विभाजन हो रहा था, परिणत विभाजन हुआ था। परिणत विभाजन के फलस्वरूप क्या बनी थी? दो प्रकार की कोशिकाएं बनी थी। नंबर 1 था, इसमें ऐसे आपको फ्लो चार्ट के द्वारा समझा देती हूँ। नंबर 1 थी प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं। नेक्स्ट थी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं से 4 प्रकार की भित्तियों का निर्माण हुआ था। नंबर 1 था विभाजन के फलस्वरूप इनका प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं का विभाजन हुआ तो कितने प्रकार की? 4 प्रकार की कोशिकाएं बनी, 4 प्रकार की लेयर बनी थी, भित्तियां बनी थी। बाह्य त्वचा, जिसको एपिडर्मिस कहा था। सेकंड बनी थी अंतःस्थिशियम। थर्ड बनी थी आपकी मध्य स्तरें और फोर्थ बनी थी आपकी पोष ऊतक या टैपिटम। यहां तक समझा चुकी थी मैं। यहाँ पर था प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, इसका भी विभाजन हुआ था। कैसा? समसूत्री विभाजन हुआ था। समसूत्री विभाजन हुआ था तो क्या बना था? बीजाणुजन लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण हुआ था। मात्र कोशिका का निर्माण हुआ था। फिर इस मात्र कोशिका का क्या हुआ था? अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बने थे? 4 लघु बीजाणु बने थे। 4 लघु बीजाणु बने थे जो परिपक्व होने के बाद किसका चतुष बना रहे थे? किसका? परागकणों का या परागकणों का निर्माण हो रहा था। और परागकण जब अंकुरित होगा तो उसमें नरयुग्मक का निर्माण होगा। हम पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक है कि नरयुग्मक का निर्माण कैसे होना है। तो इसी परागकण के थ्रू क्या होगा? नरयुग्मक का निर्माण होगा। अब ये भित्तियों के बारे में हम थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। सबसे पहले थी बाह्य त्वचा की भित्ति कोशिकाओं से निर्माण हो रहा था। और बाह्य त्वचा का मेन काम याद रखना है, ये सुरक्षा प्रदान करती है। सबसे बाहरी लेयर है ये, हमने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी समझा था। और सबसे बाहरी लेयर है ये वाली, और ये क्या करती है? परागकोश को सुरक्षा प्रदान करती है और ये सिंगल लेयर वाली होती है। नेक्स्ट थी आपकी अंतःस्थिशियम। अंतःस्थिशियम क्या काम कर रही थी? ये भी सिंगल लेयर वाली होती है और ये एक काम करती है स्फुटन में साया के। मतलब जब परागकोश फटता है, जब ये परागकोश परिपक्व हो जाता है, फटता है, तो फटने में सहायक है। फटेगा तो क्या होगा?
पहले ये क्या था, परागकण निकलते हैं। पहले ये क्या था, अंतःस्थिशियम जो है लेयर, ये आर्द्रता ग्राही होती है। आर्द्रता मीन्स नमी उसमें बहुत ज्यादा होती है, नमी के कारण ये लचीली होती है। जैसे जैसे परागकोश सूखता है या पुष्प सूखता है परिपक्व होने के बाद, तो क्या होता है, ये सूखता है तो सूखने के कारण इसमें खिंचाव आता है, इसकी आर्द्रता सूख जाती है। इस लेयर की आर्द्रता सूखेगी तो क्या होगा, इसमें खिंचाव आएगा। खिंचाव या तनाव की वजह से ये फट जाती है। फटने के बाद क्या होता है, इसमें से परागकण बाहर निकलते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि अंतःस्थिशियम का कार्य क्या है। अंतःस्थिशियम का कार्य है कि ये परागकोश के स्फुटन में या फटने में सहायक है। थर्ड था आपका मध्य स्तरें। मध्य स्तरें का कोई विशेष काम नहीं होता। मध्य स्तरें 1 से 3 लेयर की बनी होती हैं और ये सिर्फ लचीली होती हैं और ये अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं कुछ समय पश्चात। लास्ट था आपका टैपिटम। टैपिटम वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। टैपिटम जो है आंतरिक, यहाँ पर 1 लेयर 2 लेयर, लास्ट वाली लेयर थी जो ये वाली थी, यहाँ पर डायग्राम में बताई थी, इसी को ही टैपिटम कहते हैं। टैपिटम के अंदर क्या है, ये लघु बीजाणुधानी है। यहाँ पे क्या है, लघु बीजाणुजन ऊतक है। क्या है, लघु बीजाणु जन ऊतक पाए जा रहे हैं या कोशिकाएं पाई जा रही हैं। इन्हीं कोशिकाओं से परागकणों का निर्माण होना है परिपक्व होने के बाद। तो इसीलिए टैपिटम जो है इन लघु बीजाणुओं या कोशिकाओं के चारों ओर क्या करती है, एक तो सुरक्षा प्रदान करती है, नेक्स्ट ये कि इसको पोषण प्रदान करती है। पोषण प्रदान करेगी तो ये पोषण प्रदान करने से परागकण क्या करेंगे, लघु बीजाणु जो हैं वो विकसित होंगे, परागकणों में विकसित होंगे, लास्ट में एक चतुष्क बनाएंगे परागकणों का और बाद में ये क्या हो जाएंगे, कोलेजन एंजाइम के थ्रू ये टूट जाएंगे और अलग अलग परागकणों में व्यवस्थित हो जाएंगे और गोल आकृति के दिखाई देंगे लास्ट में। तो ये क्या करती है, टैपिटम जो होती है इन लघु बीजाणुजन ऊतकों या कोशिकाओं को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है और पोषण प्रदान करती है, परिवर्धनशील हो रहे, ठीक है। कौन, इससे जब ये लघु बीजाणु परिवर्धित हो रहे होंगे, विकसित हो रहे होंगे, बड़े हो रहे होंगे, तो उसमें मदद करेगी, पोषण प्रदान करेगी और सुरक्षा प्रदान भी करेगी। अगर ये बीच में टैपिटम टूट जाती है, हवा, आंधी, तूफान या कीट पतंगों या पक्षियों के द्वारा आते हैं, बैठते हैं पुष्पों के ऊपर, तो क्या होगा, टैपिटम अगर टूट जाती है तो लघु बीजाणु का विकास नहीं होता, उसमें बीज भी नहीं बनता, क्योंकि नर युग्मक क्योंकि बनेगा नहीं, परागकण तो टूट जाएंगे कच्ची अवस्था में ही, मतलब अभी विकसित नहीं होते, पूर्ण विकसित मतलब हुए ही नहीं थे, उससे पहले ही टैपिटम फट गई, तो उनको पोषण नहीं मिल रहा लघु बीजाणु को, तो परागकण में कैसे परिवर्तित होंगे, परागकण अंकुरित होगा तो उससे नर युग्मक बनेंगे। तो जब ये टैपिटम ही टूट जाएगी तो क्या हो जाएंगे, बांझ हो जाएगा ये पुष्प। कैसा हो जाएगा, बांझ पुष्प हो जाएगा, रुद्र हो जाएगा इसमें। तो इस प्रकार टैपिटम का ये मुख्य कार्य, टैपिटम 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, ये कार्य बताया कि ये एक तो पोषण प्रदान करती है, एक ये सुरक्षा प्रदान करती है। किनको, लघु बीजाणु कोशिकाओं को और परागकणों को पोषण प्रदान करती है और क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। पोषण मिलेगा तो परिवर्धित भी होंगे, विकसित भी होंगे, परिवर्धित भी होंगे, क्या होंगे, विकास होगा उनका, जैसे जैसे टैपिटम से पोषण प्रदान होगा। अब टैपिटम किसकी बनी होती है इसके बारे में जान लें, क्योंकि हमने टैपिटम के कार्य पढ़ लिए कि ये क्या काम करती है। टैपिटम नष्ट नहीं होने देती है परागकणों को और उनका विकास करती है और उन्हें पोषण प्रदान करती है। टैपिटम में प्रोयूबिस्काय प्रकार की क्या पाई जाती है, गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। गोलाकार संरचनाएं और कैसी होती हैं, ये वसा युक्त होती हैं। कैसी होती हैं, प्रोयूबिस्काय संरचनाएं, गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जो कैसी होती हैं, वसा युक्त होती हैं। इनमें, इन प्रोयूबिस्काय संरचनाओं में जो गोलाकार है, इनमें जो वसा युक्त है, इनमें स्पोरोपोलिन जम जाता है।
पोलेनिन के जम जाने के कारण, स्पोरोपोलेनिन की जम बहुत सारी ये होती हैं इस प्रकार। तो ये गोलाकार संरचनाएं हैं, इनमें स्पोरोपोलेनिन के जम जाने के कारण ये क्या कहलाती हैं, यूबीज बना लेती हैं। ये यूबीज बनाती हैं। ये यूबीज जो है क्या करता है, पराग कणों के परिवर्धन में और क्या पराग कणों की बाह्य चोल है, बाह्य त्वचा है, उसके निर्माण में सहायक होता है। पराग कण की संरचना के बारे में जब पढ़ाऊंगी तो ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। इसका बाह्य चोल है या बाह्य त्वचा जो होती है, जो खुरदरे रंग की होती है बाहर, ये कैसी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है और ये यूबीज काय से ही बनती है।